नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। पहला सवाल है 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपातिक और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। इसका स्ट्रक्चर होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसमें ये मध्य अनुपाती होता है, ये प्रथम और ये तृतीय। हमसे पहली वाली कंडीशन में मध्य अनुपाती पूछा है, यानी कि बी की वैल्यू पूछी है, वो आएगी अंडर रूट ए सी। सेकेंड कंडीशन से में हमसे पूछा है तृतीय अनुपातिक, यानी कि सी की वैल्यू पूछी है, ये आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। क्लियर। इन दोनों का मध्यानुपाती क्या आएगा, अंडर रूट 4.8 इंटू 10.8। और इस वाली कंडीशन के तृतीय अनुपाती क्या आएगा, बी स्क्वायर, यानी कि 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4। क्लियर। देखो इस कंडीशन में दोनों पॉइंट का एक पॉइंट बाहर आएगा, इस एक पॉइंट से ये पॉइंट चला जाएगा और इन दोनों से ये एक पॉइंट चला जाएगा। क्लियर। ये वैल्यू अब डेसिमल में ना रखे, नॉर्मल वैल्यू बन जाएगी। इस 48 में से 16 कॉमन निकालेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 4। यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें 36 कॉमन लेंगे, उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट से बाहर निकालने के बाद 6। और यहाँ पे भी 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचे, यहाँ पे भी 3 बचा, यानी कि 3 और कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से। अनुपात इसको जब काटेंगे ये बनेगा 6 24 इंटू 6। ठीक है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और ये 6 से 6 जाएगा, यानी कि 1:2 इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है किसी अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है तथा दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है। y के मान की गणना करें। देखो 4 पद है, ए बी सी और डी। हमें दे रखा है पहले और चौथे पद का गुणनफल, यानी कि a इंटू डी दे रखा है हमें। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो ये ए डी और इधर बनेगा बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 70 और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.5y। ठीक है, यहाँ से y की हम वैल्यू निकालें तो ये आएगी 20। अगला सवाल, यदि a और c का मध्यानुपाती b है और इसका दोनों के साथ उभयनिष्ठ अनुपात अंडर रूट 2/3 है तो a माइनस बी क्यूब रेशो b माइनस सी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखो उभयनिष्ठ अनुपात यानी कि कॉमन रेशो की वैल्यू दे रखी है। क्लियर। लैंग्वेज थोड़ी समझने ऐसी इस क्वेश्चन की। सबसे पहले ए बी और बी अपॉन सी, ये कल समझाया था मैंने। ये दोनों इक्वल है और इनका उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन रेशो दे रखा है हमें क्यूब रूट 2/3। इन दोनों को लेते पहले। देखो हमें निकालना है a माइनस बी और b माइनस सी। क्लियर। अगर इन दोनों को लेते हैं हम तो a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी। हमें चाहिए a माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी करते हैं, यहाँ पे माइनस बी करते हैं, अपॉन में चाहिए b माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी। देखो ये आपस में कट जाएगा। क्लियर। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, क्यूब रूट 2/3। हमें निकालना है इसका क्यूब, तो जब इसका क्यूब हम करेंगे तो ये क्यूब रूट हट जाएगा और वैल्यू आएगी 2:3। अगला सवाल है बराबर लंबाई की दो मोमबत्तियां एक ही समय में जलाई जाती हैं। पहली की खपत 8 घंटों में तथा दूसरी की खपत 6 घंटों में होती है। मान लें कि दोनों समान दर से जलती हैं तो जलने के कितने घंटे के बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्तियों के बीच अनुपात 2:1 हो जाती हैं। देखो पहली मोमबत्ती जो है
वो 8 घंटे में ख़त्म हो रही है और दूसरी हो रही है 6 घंटे में। यानी कि पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 1/8 खत्म हो रही है और दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 1/6 खत्म हो रही है। अब टाइम हमें निकालना है इसमें, तो मान लेते हैं कि x घंटे बाद इनका रेशो 2:1 हो जाता है। तो पहली मोमबत्ती 1 माइनस 1/8 x घंटे बाद और दूसरी मोमबत्ती 1 माइनस 1/6 x घंटे बाद, इनका रेशो हो जाता है 2:1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 8 प्लस एक्स और ये 6 8 बटे में रहेगा, ये नीचे आएगा और ये वाला 6 ऊपर आएगा। ठीक है, ये बनेगा 6 प्लस एक्स और ये 8, 2:1। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 24 माइनस 3x इज इक्वल टू 48 माइनस 8x। यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 24/5, यानी कि ये आएगी 4 सही 4/5। 4/5 का मतलब होता है, ये होता है 12 कम यानी कि 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार और रिपीट करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। पहली वाली एक 8 घंटे में खत्म हो रही है, दूसरी वाली 6 घंटे में। देखो 6 में से 1 जा रही है, यानी कि ये मोमबत्ती जो है वो जल्दी खत्म हो रही है। क्लियर? ये पहली वाली 1 में से 1/8 पर आवर कम हो रही है, हमें घंटों का पता नहीं इसलिए उसको मान लिया x। दूसरी वाली 1 में से 1/6 जा रही है x घंटे में। इन दोनों का रेशो जो है वो 2:1 बन रहा है। ठीक है, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे हम, x की वैल्यू आएगी 24/5। इसको सोल्व करेंगे तो 4 सही 4/5। देखो 60 को जब 5 से डिवाइड करें हम तो ये बनता 12 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 12 मिनट कम है, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट। अगला सवाल है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात 9:11 है। यदि ए 1200 रुपये तथा बी 2000 रुपये बचाता है तो दोनों की आय क्या है? देखो इनकम में से अगर हम बचत घटा लें तो उसके खर्च बच जाएगा। इनकम मान ली हमने 5x और 7x है, इसमें से हम इसकी सेविंग्स घटा लेते हैं, 1200 और ये बचाता है 2000। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9:11। इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और इंटू 12 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक तरीका। एग्जाम में कैसे करना है, देखो हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है 11। क्लियर? हमें दे रखी है इनकम की वैल्यू दे रखी है, उसमें से हम यदि उनकी सेविंग्स घटा ले तो बचेगा क्या? एक्सपेंडिचर, खर्च का रेशो। और खर्च हमारे पास एक प्राइम नंबर में है तो उसको फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। देखो पहले ऑप्शन लेते हैं, मान लो एक की इनकम है 3000। ठीक है, उसमें से 1200 अगर इसने खर्च किए, लेकिन हमारा प्राइम नंबर हमारे पास बी का है, बी की सेविंग का है। ठीक है, तो बी की सेविंग लेते हैं 4200। 4200 में से इसने 2000 रुपये सेव किए तो बचे कितने? 2200। और 2200 11 का मल्टीपल है, यानी कि ये आंसर हमारा सही हो सकता है। क्लियर? बाकी अगर इसमें से 2000 हम घटाएं तो ये बनेगा 1500, जो 11 का मल्टीपल नहीं है। इसमें से घटाएं 2000 तो ये बनेगा 3600, ये भी नहीं है। इसमें से 2000 घटाएं तो ये बनेगा 4300, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल नहीं है सिवाय इस 2200 के। तो ये तरीका हो गया एक। तो एग्जाम में करने का, एग्जाम में हमें इसी तरीके से करना है, या तो फिर जल्दी जल्दी इनकी एज रख के देख लो, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू निकालना टाइम बर्बाद करना है। अगले सवाल है, किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वाली संख्याओं से अनुपात 25:4 है। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती
तो यह अनुपात 22:3 होता। परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है? देखो सबसे पहले हमें परीक्षा में बैठने वालों की संख्या पूछी है, तो रेशो में क्या दे रखी है, 25 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 29 आएगा। यानी कि ऑप्शन जो है वो 29 का मल्टीपल होना चाहिए। और इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन है जो 29 का मल्टीपल है। क्लियर? एक तो देखते ही सवाल ऐसे बनाया जा सकता है। दूसरा इसका तरीका होगा, सवाल में बोला है कि 5 ने और अधिक ने परीक्षा दी होती, यानी कि टोटल वैल्यू क्या, 25 और 4 29। हम मानते हैं 29 टोटल छात्र हैं। अगर इसमें 5 छात्रों ने और परीक्षा दी होती और फेल होने वालों की संख्या में 2 कम होते, फेल होने वाले कितने हैं 4x, इसमें अगर 2 कम फेल हुए होते तो ये रेशो बनता 22 और 3 25 टोटल, और फेल होने वाले को 3। क्लियर? यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो ये आती है हमारे पास 5, ऑप्शन देखकर मेरे को पता चल रहा है। और टोटल परीक्षा में बैठने वालों की संख्या निकालनी थी हमें, तो ये थे 29 इंटू 5 यानी कि 145। देखो रेशो चैप्टर अधिकतम हमें ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। रेशो देखकर, रेशो काट पीट कर हमें आंसर लाना है। अगला सवाल है 430 को 45 पुरुष, महिलाओं और बच्चों में बांटा गया है। सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 12, 15, 16 है तथा एक पुरुष, एक महिला, एक बच्चे को मिलने वाली राशि का अनुपात 6:5:4 है। तो प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे को मिलने वाली राशि बताओ। देखो हम सभी जानते हैं कि कुल राशि को अगर प्रत्येक को मिलने वाली राशि से भाग दें तो पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की संख्या निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कुल राशि का रेशियो का हमें क्या दे रखा है, 12, 15 और 16, और प्रत्येक का क्या दे रखा है हमें, 6, 5 और 4, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 3 और ये 4। ये आ गया उनकी संख्या का रेशियो, कितने, ये पुरुषों का, ये महिलाओं का और ये बच्चों का अनुपातिक मान आ गया। टोटल कितना हुआ है, 9, और हमें इनकी टोटल वैल्यू दे रखी है 45, 5 गुना, ठीक है। तो पुरुष अपने आप में 5 गुना होंगे यानी कि 10, महिलाएं 5 गुना 15 और बच्चे 5 गुना 20। यहाँ तक समझ में आया? देखो टोटल राशि, कुल राशि का हमें अनुपात क्या दे रखा है, 12 प्लस 15 प्लस 16, ये बनेगा 43, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 430 यानी कि 10 गुना, ठीक है। तो राशि भी अपने आप पे 10 गुना होगी ये वाली, यानी कि 120, 150 और 160। हमसे पूछा है प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली राशि। देखो ये पुरुषों की संख्या, ये महिलाओं की संख्या और ये चिल्ड्रन की संख्या, ठीक है। टोटल पुरुषों को मिली 120 धनराशि, पुरुष कितने हैं 10, महिलाएं कितनी हैं 15 और बच्चे कितने हैं 20। यानी कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 12, 10 और ये बनेगा 8, यानी कि आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो ऑप्शन इस तरीके से सेट किए हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना मुश्किल होगा। ये जिस रेशो में है वही इसी रेशो में ये भी है और ये भी है, केवल एक ऑप्शन है जो इस रेशो में नहीं है तो इसको हम हटा सकते हैं, बाकी इन 3 ऑप्शन में हमें चेक करना पड़ता, इसलिए हमें प्रॉपर मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा। अगला सवाल है ए, बी और सी की आय का अनुपात 3, 4, 5 है तथा उनके खर्च का अनुपात 4:5:6 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है तो इनकी बचत का अनुपात क्या होगा। देखो ए, बी और सी, इनकी इनकम का रेशियो में दे रखा है कितना, 3, 4 और 5। उनके खर्च, एक्सपेंडिचर का रेशियो में दे रखा है 4, 5 और 6। ए जो है वो अपनी आय का 1/4 बचाता है,
ये हो गई उसकी सेविंग, ये हो गई उसकी इनकम, और इसमें से 3 हो गया उसका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। क्लियर? ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गई उसकी सेविंग, ये इनकम, और 3 हो जाए उसका खर्च। ठीक है, देखो पहले इन रेशो को हम बराबर करेंगे। इनकी टोटल वैल्यू क्या है, इसकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है 12, और ये बनेगा 15। इसमें हम इंटू करें 5 से और इसमें करें 4 से, तो ये बन जाएगा 60 और ये बन जाएगा 60, यानी कि अब रेशो हो गया इक्वल। ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमें रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है, ये दे रखा है इनकम, और इनकम का रेशियो क्या है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसको हम 4 से इंटू करेंगे। और सेविंग, ये है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का क्या है हमारे पास 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि इस वाले पूरे रेशियो में हम 5 चौक 20 से इंटू करेंगे और इस वाले में करेंगे 12 से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 20 का जब इसमें करेंगे तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 80, और ये बनेगा 100। ठीक है, 12 से इंटू इस रेशियो में करेंगे हम, तो ये बनेगा 48, और ये बनेगा 60, और ये बनेगा 72। ठीक है, ये आ गई इसकी इनकम, ये आ गया इसका खर्च। और हमें इनकी बचत का अनुपात निकालना है। इनकम में से अगर खर्च घटा ले तो बचत का रेशो बच जाएगा, यानी कि 12:20:28। ठीक है, एज इट इज दिया गया है, इसको आगे सोलो नहीं किया गया है। देखो ऑप्शन थोड़े मिस्टेक है इसमें, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। क्लियर? इसका आंसर आएगा 12:20:28। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 6:10:14। ये सवाल बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है, इसे आप खुद से करने की कोशिश करना। मैं अगला सवाल कराता हूँ। सवाल है, ए बी और सी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। ए बी सी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3, 3:4 है। यदि इन तीनों की वर्तमान वर्ष की आय का योग 78,800 है, तो तीनों की अलग अलग वर्तमान आय ज्ञात करनी है। देखो छोटा सा कंसेप्ट लगेगा इस सवाल में, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अंतिम वर्ष की आय का अनुपात क्या दे रखा है हमें 3:4:5। ठीक है, अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्या दे रखा है हमें 4:5, ए की। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। अंतिम वर्ष का दूसरी बार जो हमें रेशो दिया है ये देगा 4 हमें। ठीक है, और हमें निकालना है वर्तमान, यानी कि 5 का हमें निकालना है। क्लियर? इसी तरीके से इसके अंतिम वर्ष का क्या दे रखा है हमें 2, और हमें करंट का निकालना है, यानी कि 3 की वैल्यू हमें निकालनी है। इसी तरीके से इसका हमें दे रखा है 3, और हमें निकालना है 4 की वैल्यू। समझ में आया आपको? अंतिम वर्ष की वैल्यू पहली लाइन में ये दे रखी है 3, दूसरी लाइन में इसने वापस रेशियो कन्वर्ट करके हमें दे दी 4। इस 3 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, इसी से हमें करंट वर्ष की निकालना है, उसमें दे रखी है 5, तो इस 5 का इंटू कर दिया। बस सवाल इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। देखो 4, 2 और 3, इसका एलसीएम आएगा 12। क्लियर? यानी कि 12 में 12 का अगर सब में इंटू करेंगे हम तो ये कट जाएगा 3 बार, 3 9 और 9 5 45। इसमें 12 का करेंगे हम 6 6 18, 18 चौक
72। ठीक है, इसमें करेंगे हम तो ये 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 16 पाँचे 80। टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास, आएगी 197। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 78800। क्लियर। देखो ध्यान से देखो इसको, तो ये 4 गुना दे रखा है, देखो इसको 200 माने, इसको 800, तो ये 4 गुना दे रखा है। यहाँ 3 कम है और यहाँ कम है 12, तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये 400 गुना है। ठीक है, हमें निकालनी है इनकी सेपरेट वैल्यू। तो 400 का जब 45 में करेंगे तो ये बनेगा 16 और 20 18। ठीक है, 18,000। 3 ऑप्शन में दे रखा है ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी निकाले हम, इसका 4 गुना, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 28,800। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। तो जितनी ज़रूरत हो उतनी कैलकुलेशन हमें करना है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। अगर दो इंटीजर को सोल्व करने में हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है तो हमें तीसरे ऑप्शन को चेक करना ज़रूरी नहीं है, वैसे भी तीसरा ऑप्शन सब में कॉमन दे रखा है। तो एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, ऐसी डाटा सेट होता है एग्ज़ाम का भी, और एग्जामिनर भी नहीं चाहता है कि हम पूरी कैलकुलेशन करें, वो हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम बिना कैलकुलेशन के सवाल को कर जाएं। अगला सवाल है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुछ सिक्के हैं और सिक्कों का अनुपात 5:9:4 है। कुल 206 रुपये किस है बैग में, तो सिक्के की अलग अलग संख्या बताओ। देखो सिक्के वाले क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में, और इस बेस पे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें ये पैसों में दे रखे ना, और हमें वैल्यू दे रखी है टोटल रुपए में, तो इन पैसों को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 50 पैसों का मतलब क्या होता है, 0.5 रुपये। 25 पैसों का मतलब क्या होता है, 0.25 रुपये। ठीक है, और 10 पैसों का मतलब क्या होता है, 0.1 रुपये। क्लियर। अब इनकी अनुपातिक वैल्यू दे रखी है हमें, 5 सिक्के 50 पैसे के, 25 पैसे के 9 सिक्के, और 10 पैसे के हमारे पास हैं 4 सिक्के। ठीक है, अगर 50 पैसों के हमारे पास 5 सिक्के हैं, तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी पैसों में, रुपए में, वो कितनी आएगी, 2.5। ठीक है, अगर 9 सिक्के हमारे पास 2.5 रुपए के, ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 2.525 रुपीज़। क्लियर। अगर 0.1 रुपए के 4 सिक्के हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू आएगी 0.4 रुपीज़। ठीक है, इनका टोटल क्या आएगा, ये आएगा 4, 5 और 15, 5.15 रुपीज़। ठीक है, टोटल विथ वैल्यू में क्या दे रखी है, 206। हमारे पास क्या आई, 5.15। हमें निकालना है सिक्कों की अलग अलग संख्या। ये से कितना गुना दे रखा है, देखो 5 चौक 20 और 15 चौक 60, यानी कि ये दे रखा है 40 गुना। ठीक है, तो सिक्कों की अलग अलग संख्या पूछी है हमें। ठीक है, सिक्कों की संख्या किस रेशो में थी, 5:9:4। ये सब भी अपने आप में 40 गुना होगी, यानी कि 200, 9 चौक 36, 360, और ये आएगा 160, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक बैग में 90 रुपए हैं जो 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के सिक्के के रूप में है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही क्वेश्चन है ये भी। हमें दे रखा है कि
50 पैसे और वैल्यू हमें रुपए में दे रखी है, तो इन सभी को हम रुपए में चेंज करते हैं। 0.5, 0.25 और ये आएगा 0.1 रुपये, ठीक है। और रेशो में इनकी वैल्यू क्या दे रखी है, 2, 3 और 5। तो ये कितने रुपए बनेंगे, ये बनेगा 1 रुपया, ये 0.75 और ये बनेगा 0.5। इनकी टोटल वैल्यू आएगी 2.25, ठीक है। यानी कि 90 की वैल्यू हमें 2.25 प्राप्त हुई। कितना गुना है ये, देखो ये जाएगा 25 बार और 25 से हो जाएगा 4 बार, यानी कि 40 गुना, ठीक है। हमसे पूछिए 25 पैसों के सिक्के की संख्या। 25 पैसे की रेशनल वैल्यू क्या थी, 3, ये भी 3 गुना, यानी कि 120। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन थे जो 3 से कटते हैं, अगर यहाँ पे 135 की जगह कोई ऐसा ऑप्शन होता है जो 3 से ना कटे, तो फिर हम डायरेक्ट आंसर टिक कर देते 120। अगला सवाल, एक डिब्बे में 56 रुपए हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले रुपए में हमें दे रखा है तो हमें इन सबको रुपए में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 रुपया, 50 पैसे 0.5 रुपीज़, 25 पैसे यानी कि 2.5 रुपीज़। अब दे रखा है हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 2 गुनी है, यानी कि ये 2 है तो ये 1 है, क्लियर। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, ये जो वैल्यू है ये इससे 4 गुनी है, यानी कि ये अपने आप में 0.5 होगी, इसका 4 गुनी 2 होगा, क्लियर। यहां से रुपए की वैल्यू निकालते हैं हम, तो आएगा 0.5 रुपीज़, ये बनेगा 1 रुपया और ये बनेगा 0.25, ठीक है। टोटल वैल्यू आएगी यहाँ से 1.75 और हमें वैल्यू दे रखी है 56 रुपये। हमें निकालना है 50 पैसे की सिक्कों की कुल संख्या, वो है हमारे पास 2, तो 25 से इसको काटेंगे हम, ये 8 बार जाएगा और ये जाएगा 7 बार, ठीक है। और ये 8, 8, 8, 64। अगला सवाल, एक पार्क में प्रवेश टिकट 7:9 के अनुपात में बढ़ाया गया जिसके कारण फुटफॉल के अनुपात में 13:11 के अनुपात में गिर गया, ठीक है। टिकट की प्राइस इंक्रीज की तो फुटफॉल यानी कि लोग जो आ रहे थे वो कम हो गए। नया दैनिक संग्रह रेवेन्यू क्या है यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह 2,27,500 था। देखो रेवेन्यू क्या होगा कि टिकट और लोग, एक टिकट की संख्या और कितने लोग उसको खरीद रहे हैं, दोनों को जब इंटू करेंगे तभी जाकर कुल कितना कलेक्शन हुआ ये हमारे पास आता है, ठीक है। तो टिकट जो थे वो 7:9 के अनुपात में बढ़े, यानी कि 7 से हो गए 9। और फुटफॉल लोग कितने कम हुए, 13:11 के रेशो में ये कम हुए। जब इनका इंटू हम करेंगे आपस में तो ये आएगी इनिशियल वैल्यू 91 और ये आएगी 99 फाइनल वैल्यू। दिया गया है हमें कि यदि वृद्धि से पहले दैनिक संग्रह, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2,27,500, 2,27,500 में इसकी वैल्यू दे रखी है। हमें निकालना है 99 की वैल्यू।
देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट सबके सेम है लगभग, ठीक है, और 2 जीरो भी सेम है, तो इसको करने का तो कुछ अलग तरीका निकालते हैं। देखो हम इसको जब सोलो करेंगे तो ये बनेगा 227,500 डिवाइड बाई 91 इंटू 99। इस 99 में एक तो 11 होता है प्राइम नंबर और एक होता है प्राइम नंबर 3, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको ध्यान से देखें, तो ये 11 का मल्टीपल है, एक बचेगा यहाँ से, ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है, ये तो है ही। और इसको ध्यान के देखें हम, तो यहाँ से एक बचेगा, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, इनमें से हम चेक करते हैं कि 3 का मल्टीपल कौन है। देखो इसको जोड़े तो ये बनेगा 12, 3 15 और 2 17, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि एक ही ऑप्शन है जो 11 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल है। क्लियर? ये हो गया एग्जाम में करने का तरीका, वरना इसको इससे काटेंगे हम और इसमें इंटू करेंगे, तब जाके हमारी ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो कैलकुलेशन में हमें प्राइम नंबर ढूंढना है, जैसी भी जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन बने ना कि हमें एक कैलकुलेशन करनी है और फाइन डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, तो इस कंडीशन में हमें कभी भी पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। हमें देखना है कि उस कैलकुलेशन में कहीं कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, यूनिट डिजिट चेक करना है, जीरो की संख्या चेक करनी है, किसी न किसी तरीके से वो कैलकुलेशन से बचा जा सकता है। एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट करता है वो इसी तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। मैक्सिमम 90% ज़्यादा चांसेस है आपको ये वाली कैलकुलेशन जो है, जो फाइनली कैलकुलेशन करके आंसर लाना होता है, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम ना जीरो की संख्या देख पा रहे थे और ना ही यूनिट डिजिट, ठीक है, ना ही इकाई का अंक देख पा रहे थे, कि सबका लगभग सेम ही था। तो इसने एग्जामिनर ने इसमें प्राइम नंबर छुपा रखे हैं, एक नहीं दो दो, 11 के मल्टीपल उसने दो दिए और 3 का मल्टीपल एक ही दिया। अगला सवाल है, जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई तब पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुए दैनिक राजस्व ज्ञात कीजिए। देखो रेवेन्यू वही होगा, टिकट की कीमतें और आगंतुकों की संख्या का इंटू, ठीक है। तो टिकट की कीमतों में 11:12 में वृद्धि हुई और आगंतुकों की संख्या में 8:7 के रेशो में कमी हुई, तो रेवेन्यू यहाँ से निकलेगा 88 और इसमें से बनेगा 84। क्लियर? वृद्धि से पहले दैनिक यानी कि 176,000 ये दे रखी हमें 88 की वैल्यू और हमें निकालना है 84 की वैल्यू, ठीक है। इस 84 में हमें दिख रहा है कि 7 और 3 दो प्राइम नंबर हैं। क्लियर? यहाँ पे डाटा इजी है, ये इससे दो बार चला जाएगा और इसका डबल होगा 168,000। अगर डाटा इजी नहीं होता तो हम ये दो ऑप्शन भी चेक कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल है, वातानुकूल स्लीपर और साधारण शयनयान श्रेणी के रेलवे किराए 4:1 में है। वातानुकूल शयनयान और साधारण शयनयान श्रेणी के यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में है। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपये था तो किराया एवं एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने भुगतान किया कितना किराया? देखो एक तो दे रखा है एयर कंडीशनर और एक दे रखा है नॉर्मल स्लीपर। क्लियर? इनके किराए का अनुपात क्या रखा है? 4:1 और यात्रियों का अनुपात क्या रखा है? 3:25। और इस साथ जनरल में ज़्यादा लोग होंगे, कुल संग्रह क्या आएगा? 4×3 = 12 और ये आएगा 25। टोटल वैल्यू क्या आएगी? 37। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 74,000, ठीक है। 2 गुना 2,000 गुना
तो एयर कंडीशनर स्लीपर के यात्रियों ने कुल कितना भुगतान किया? एयर कंडीशनर के 12 और इसमें 2000 का इंटू करेंगे हम, तो ये बनेगा 24,000। अगला सवाल है 12,000 की एक धनराशि ए बी सी डी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:3 तथा सी और डी में अनुपात है 9:13। बी और डी को प्राप्त होने वाला हिस्सों में अंतर ज्ञात करना है हमें। देखो इससे सवाल पहले बहुत कर लिए हमने, तो समय खराब नहीं करते हैं, ये सवाल आप कर लेना। अगला सवाल है किसी संख्या का 4/3वां भाग उसके 2/3वें भाग से 8 अधिक है। ठीक है, देखो संख्या मान लेते हैं हम x। क्लियर? x का 4/3वां भाग उसके उसी संख्या के x के 2/3वें भाग से 8 अधिक, ये 8 अधिक है। अगर इसमें हम 8 जोड़ दें तो ये अब बराबर हो गई। क्लियर? यहाँ से इसको नहीं, ये कटेगा नहीं अभी, यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे हम, ये आएगा 4x/3, ये बनेगा 3 2x + 24। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 इधर आएगा, तो x की वैल्यू आएगी 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है यदि दो व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और वह उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रमशः 2600 और 1800 की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करें। देखो थोड़ी देर पहले करवाया मैंने इससे सवाल। देखो आय अगर 8,000 माने हम, ठीक है, तो इस 8,000 में से 2600 उसने बचत की, तो उसने खर्च कितने किए? 5,400, और रेशो में दे रखी है 9, यानी कि ये 9 से कट जाएगा। अगर 6,000 माने, इसमें 2600 उसने बचत की, तो बचे कितने? 3400। 3400 9 का मल्टीपल नहीं है। मान लो उसने उसकी आय है 10,000, ठीक है, 10,000 में 2600 अगर वो बचत करे तो उसने खर्च कितने किए? 7,400, और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। और 9,000 अगर उसने उसकी आय है और 2600 उसने बचत की, तो उसने खर्च कितने किए? 6,400, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, 8,000 और 4,800। ठीक है, अदरवाइज इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, ये पता ही है आपको, कि मान लो उसकी इनकम है 5x, इसमें से उसने बचत की 2600, और दूसरी इनकम है 3x, इसमें से उसने बचत की 1800, और इसका रेशो दे रखा है 9:5। इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, फिर x की वैल्यू जो भी आए वो किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी बेस्ट तरीका ये है इसका कि हम किसी भी एक ऑप्शन को लें, इसमें 9 में एक प्राइम नंबर होता है 3, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर जो रेशो वैल्यू दे रखी है उससे वो कटना चाहिए। 9 से केवल एक ही वैल्यू कटेगी, इसमें 2600 हम घटाएंगे तो 5,400 बचेंगे। ये एकमात्र वैल्यू है जो 9 से कटेगी, बाकी ऐसी कहीं वैल्यू नहीं बनेगी जो 9 से कट जाए। अगला सवाल है महिला और पुरुषों का अनुपात 3:2 है, यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। देखो फीमेल और मेल, थ्री एक्स अपॉन 2x, ये मान लेते हैं, ये फीमेल होगी, ये मेल। अगली लाइन दे रखी यदि 20 और पुरुष आ जाए, पुरुषों में अगर 20 और ऐड हो जाए
तो ये अनुपात हो जाता है 2:3। यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाएगा 4, 3, x की वैल्यू आएगी यहाँ से 8। ठीक है, हमसे पूछिए महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या क्या है? 3x, यानी कि 8 तिया 24। अगला सवाल है, एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि ये हीरा टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ तो हीरे की मूल कीमत क्या है? देखो, हीरे का जो वजन है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती उसकी प्राइस है। ठीक है, तो हीरा किस अनुपात में टूटा? 2:3:4 के अनुपात में। इनका वर्ग देखें तो इसका वर्ग आएगा 8, इसका 9 और इसका आएगा 16। तीनों को अगर ऐड करें हम तो ये बनेगा 29। ये कीमत आई उसकी टूटने के बाद। अगर वो टूटता नहीं तो इन तीनों को जोड़ने पर कितना बनेगा? 9। ठीक है, और 9 का वर्ग होता है 81। अगर ये टूटता नहीं तो इसकी वैल्यू होती 81, ये टूटने के बाद इसकी वैल्यू रह गई 29। ठीक है, नुकसान कितने का हुआ? यहाँ से 52 यूनिट का, और इस 52 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 52,000, यानी कि 1,000 गुना। तो हीरे की मूल कीमत क्या है? 81। 81 का 1,000 में इंटू करेंगे तो ये आएगा 81,000। तो लैंग्वेज बेस्ड सवाल था, जो लैंग्वेज समझ जाएगा ये सवाल कर जाएगा। अगला सवाल है, ए बी सी तीन आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्च करते हैं। इनकी बचत का अनुपात 20:9:8 है। इनकी आय का कुल योग 45,000 रुपये है। तो इनकी अलग अलग आय बताओ। देखो, खर्च की वैल्यू दे रखी है हमें एक्सपेंडिचर की। ठीक है, एबीसी का एक्सपेंडिचर क्या है? 75%, 70% और 80%। ठीक है, तो यहाँ से सेविंग का परसेंटेज क्या आएगा? 25, यहाँ से आएगा 30 और यहाँ से आएगा 20। ठीक है, और बचत का हमें दे रखा है अनुपात। क्लियर, यानी कि 20। आनुपातिक वैल्यू दे रखी है 20, परसेंटेज वैल्यू में 25। तो इसको 100% निकालेंगे हम तो ये आ जाएगी उसकी इनकम। ठीक है, तो ये आएगी 80। इसी तरीके से इसकी निकालेंगे हम 9। 30 दे रखी है इसकी 100% अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो ये आएगी 30। और एक और आएगी ये 8 की वैल्यू 20 और इसका 5, यानी कि 40। ठीक है, तो इनकी कुल आय का योग दे रखा है हमें 45,000। और हमारे पास क्या है? 150। कितना गुना? 300 गुना। तो इनकी अलग अलग इनकम निकालनी है हमें। 24,000, 9,000 और 3 चौक 12,000। ऑप्शन ए सही होगा। परसेंटेज और रेशो दोनों को कंबाइन करके सवाल बनाया गया है। अगर 75% आदमी खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 25%। इस 25% की हमें रेशो में वैल्यू दे रखी है 20। ये 20, ये 25 इसकी इक्वल में रखेंगे, इनटू करेंगे 100 से तो इसकी आ जाएगी इनकम। ये जो वैल्यू आई, इनकम की वैल्यू आई। ठीक है, इनकी अलग अलग सेपरेट वैल्यू निकाली हमने, तीनों को ऐड किया, 150 आया। इसकी वैल्यू दे रखी हमें 45,000। तो ये इससे कितना गुना? 300 गुना। सबकी अलग अलग पूछी है, 300 इंटू 80, 300 इंटू 30 और 300 इंटू 40। ये आएगा 24, 9 और 12,000। अगला सवाल है, ए बी सी की आय का कुल योग
30,000 रुपये हैं। ए बी सी अपनी आय का क्रमशः 75, 70 और 62% खर्च करते हैं। यदि इनकी बचत का अनुपात 20, 21 और 19 है तो इनकी आय क्या है। तो बिल्कुल पिछले सवाल जैसे ही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है इसमें। खर्च कर रहे हैं 75, 70 और 62, तो बचत कितनी कर रहे होंगे 25, 30 और 38। इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 20 और हमें निकालनी है 20 की वैल्यू 25% और 100 की वैल्यू निकालनी है तो ये आएगी 80। ठीक है, 21 की वैल्यू 30 दे रखी है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू तो ये आएगी 70 और 19 की वैल्यू 38 दे रखी है यानी कि डबल यानी कि 50। ठीक है, इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये बनेगा 15,200 और हमें कंबाइंड दे रखी है 30,000 यानी कि 150 गुना। तो ये अपने आप में 150 गुना कितना होगा 8,000 और 4,000 12,000। ठीक है, ये 150 गुना कितना होगा 10,500 यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। बस इतना ही करना है एग्जाम में। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है और ये लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम डायरेक्ट ये वाली चीज़ लिख सकते हैं 100 में से माइनस करके। तो ये दो स्टेप लिखना है और सवाल हमें ख़त्म करना है। एग्ज़ाम में करने का तरीका ये था, प्रॉपर बेसिक मेथड से समझाने का तरीका ये था। ये चीज़ें जैसे मैंने मेंटली की आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस होना चाहिए आपकी। अगला सवाल है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात कितना होगा। देखो बहुत सारे लोग डाउट लेकर आते हैं सवाल, क्योंकि बड़ी बड़ी राइटर की जो बुक है उनमें मिलता है ये सवाल। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसमें ये कंसेप्ट लगता है कि संपूर्ण पृथ्वी दो भागों में बांट रखा है इस क्वेश्चन में, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, बस इतने से ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो संपूर्ण पृथ्वी को जो है हमें 2 से इंटू करना पड़ेगा और किसी एक गोलार्ध को 1 से इंटू करेंगे। पहले रेशियो को इक्वल करेंगे और फिर जो टोटल अर्थ की वैल्यू होगी उसे हम 2 से इंटू करेंगे। तो सवाल करके देखते हैं हम। देखो संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 1:2। उत्तरी गोलार्ध में दे रखा है 2:3। सबसे पहले इनको इक्वल करते हैं, इनकी टोटल वैल्यू बराबर करते हैं। देखो ये दे रखी है 3, ये दे रखी है 5, इसमें करेंगे 5 से इंटू, इसमें करेंगे 3 से इंटू, ये तो हो गया इक्वल। अब ये संपूर्ण पृथ्वी की वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। ठीक है, ये रही नॉर्थ वैल्यू। ठीक है, हमें साउथ वैल्यू निकालना है तो इसमें इंटू करेंगे हम 2 से, इसमें इंटू करेंगे हम 1 से। क्योंकि देखो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में मिलकर ही तो टोटल बनेगा, इसलिए इसमें 2 से इंटू करते हैं, इसमें 1 से इंटू करते हैं। बस इतनी सी चीज़ है, यही समझने की चीज़ इस सवाल में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो 5 दूनी 10 का इस पूरे रेशो में इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 10 और ये बनेगा 20। 3 का इस रेशो में इंटू करेंगे हम 6 और 3 तिया 9, इसको इसमें से घटाएंगे तो 4:11। यही सवाल हो जाएगा खत्म। एक और सवाल करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो इसमें संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात दे रखा है हमें 1:2। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आपस दे रखा है 3:4। टोटल वैल्यू क्या आएगी इसकी 3, इसकी आएगी 7। इसमें हम करेंगे 7 से इंटू, इसमें करेंगे हम 3 से इंटू और इसमें एक्स्ट्रा करेंगे 2 से। ठीक है, 7 दूनी 14 से इस रेशो में इंटू करना है यानी कि 14 और ये बनेगा 28। इसमें करेंगे 3 से, ये 12, एक सेकंड, 7 दूनी 14, एक क्लियर, ये 9 बनेगा, ये 9 और 3 चौक 12। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये बनेगा 5 और ये बनेगा 16।
ठीक है, समझने वाली वही चीज़ है कि दोनों गोलार्ध मिलकर पूरी संपूर्ण वृत्ति बनेगी, तो उसमें इंटू करेंगे हम 2 से, और अर्धगोले की बनेगी तो उसमें हम इंटू करेंगे 1 से। अगला सवाल है, 2495 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि यदि ए के भाग से 15 रुपए, बी के भाग से 30 रुपए, सी के भाग से 50 रुपए कम कर दिए जाए तो इनका अनुपात 3:2:7 रह जाता है। ए बी सी की अलग अलग हिस्सा क्या है? देखो ध्यान से देखो सवाल को। सवाल कह रहा है कि ए के भाग से 15 रुपए हटा दे, बी के भाग से 30 रुपए हटा दे, सी के भाग से 50 रुपए कम कर दे, तब जाके इनका अनुपात 3:2:7 रह जाता है। अगर ये पैसे हम पहले ही कम कर दें, समझ रहे हो, अगर ये पैसे हम पहले ही कम कर दें, 15 माइनस 30 माइनस 50, टोटल आएंगे ये 95। अगर ये 95 टोटल वैल्यू में से हम घटा लें तो बचेगी क्या? 2400। ठीक है, अब इसमें इनकी सबकी अनुपातिक वैल्यू क्या दे रखी है? 3, 2 और 7, यानी कि ये टोटल वैल्यू आएगी 12, 200 गुना, सबके अलग अलग निकालेंगे। 3 इंटू 200 यानी कि 600, 2 इंटू 200 यानी कि 400, और 7 इंटू 200 यानी कि 1400। अलग अलग हिस्सा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में एक हिस्से से 15 रुपए कम किए थे, वो इसमें वापस ऐड कर देंगे। इसके हिस्से से 30 कम किए थे, वापस ऐड कर देंगे, और इससे 50 कम किए थे, ये वापस ऐड, यानी कि इनकी वैल्यू जो आएगी वो 615, 430 और 1450। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट इस सवाल में लगाएं कि जो वैल्यू कम कर रहे हैं हम, वो अगर पहले ही कम कर दें तो वो टोटल वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। बाकी बाद में जो रेशो दिया है उसी रेशो में हम उनको वो राशि बांट देंगे, और जो हमने स्टार्टिंग में कम की थी, हमसे टोटल वैल्यू पूछी है उनकी, तो वो लास्ट में जोड़ देंगे। अगला सवाल, एक वाष्पशील चलित इंजन रेल के डिब्बों के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इंजन की गति में कमी 7 लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। ठीक है, वर्गमूल बोला है यहाँ पे। 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा सवाल है और एग्जाम में आता भी है। ऑप्शन मिसिंग है इसके, हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इस सवाल में स्पीड हमें दे रखी है डिब्बों के वर्गमूल के अनुपात में। ठीक है, यानी कि स्पीड प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डिब्बे। ठीक है, जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे यहां से, तो ये स्पीड का इज इक्वल टू आएगा के इंटू डिब्बे। एक नियतांक आएगा, इसकी वैल्यू जो भी होगी हम निकालेंगे अभी। देखो स्पीड 24 से हो गई 20, स्पीड कितनी हुई? कम हुई 4, और के की वैल्यू हमें निकालनी है। डिब्बे कितने कम किए हमने? 4 डिब्बे, तो यहां से के की वैल्यू निकल कर आएगी 2। ये अंडर रूट से बाहर आएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो के की वैल्यू आएगी यहां से 2। क्लियर? देखो हमने 4 डिब्बे कम किए, हमें टोटल डिब्बे कितने कम करने हैं? 4 डिब्बे, 4 स्पीड कम की, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम की, हमें अधिकतम डिब्बों की संख्या ज्ञात करनी है, खींचनी, यानी कि स्पीड हमें 0 करनी है। स्पीड है 24, तो हमें 24 डिब्बे 24 किलोमीटर स्पीड कम करनी है। के की वैल्यू आएगी यहां से 2 अंडर रूट डिब्बे। ठीक है, ये 2 से कटेगा, ये 12 बार अंडर रूट डिब्बे, तो यहां से डिब्बों की वैल्यू आएगी 144, 12 का स्क्वायर। देखो 144 डिब्बे
अटैच्ड करने के बाद ट्रेन रुक जाएगी। हमसे पूछा है अधिकतम डिब्बों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि इंजन उसे खींच सके। 144 डिब्बे लगाते ही ट्रेन रुक जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इससे एक भी डिब्बा कम लगाते हैं यानी कि 143 इतने डिब्बे भी हम लगाएं तो ट्रेन बिल्कुल स्लो ही चलेगी, लेकिन चलेगी ट्रेन। उसकी कैपेसिटी अभी बाकी है। जैसे ही हम 144 डिब्बे अटैच्ड करेंगे तब जाकर ट्रेन रुकेगी। तो हमसे पूछा है कि इंजन खींच सके अधिकतम, यानी कि 143 डिब्बे हम अगर अटैच्ड कर देंगे फिर भी इंजन चलता रहेगा, ट्रेन चलती रहेगी। अगला सवाल है एक फैक्ट्री में कुशल अकुशल कामगार और क्लर्क की संख्या का अनुपात 8:5:1 है। उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है। जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है तब कुल दैनिक मजदूरी रुपए 3180 है। तो प्रत्येक वर्ग के कामगारों की दैनिक मजदूरी क्या होगी? देखो इनकी संख्या का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 8:5:1। उनकी मजदूरी का अनुपात क्या दे रखा है हमें, 5:2:3। तो टोटल जो पैसे मजदूरी के रूप में उनको दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे, यहाँ से 40, 10 और 3, टोटल कितने, 53। ठीक है, इस 53 की जब 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाता है तब कुल दैनिक मजदूरी की वैल्यू दे रखी है हमें 3180 और मजदूरी की वैल्यू क्या है हमारे पास 53। देखो यहाँ पे कुल जो है अकुशल कामगार 20 अकुशल कामगार लगाने हैं और अकुशल कामगार कितने हैं यहाँ पे 5, यानी कि 4 गुना करना है। हर वैल्यू 4 गुना होगी अपने आप में, तो ये भी 4 गुना। और हमें निकालने है कि दैनिक मजदूरी, अलग अलग मजदूरी निकालनी है। तो इस 40 की भी पहली वाले क्या निकलेगी 40, इसमें भी हम 4 का इंटू करना पड़ेगा। तो ये 4 से जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसे लिखे ना लिखे इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ये इससे जाएगा 6 बार 60 बार। ठीक है, 60 का जब 40 में इंटू करेंगे हम तो ये बनेगा 2400। ठीक है, और 60 का जब 10 में करेंगे तो ये बनेगा 600, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। देखो यहाँ पे बोला है कि 20 अकुशल कामगारों को काम पर लगाया जाए। संख्यात्मक रूप में हमें दिया गया है 20 और रेशो में क्या दे रखा है 5। यहाँ पे देखो रेशो में हमें 5 दिया गया है और संख्यात्मक 20 दिया गया है, यानी कि 4 गुना, यानी कि हर वैल्यू जो अपने आप में होगी वो 4 गुना होगी। लेकिन क्या है कि हम इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे भी 4 गुना और इनकी जब अलग अलग निकालेंगे उसमें भी 4 का इंटू करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो इसको बार बार लिखे या ना लिखे उसमें समय बर्बाद होगा, तो इसको डायरेक्ट इंटू करके हम इनके अलग अलग वैल्यू में डिवाइड कर देंगे। अगला सवाल है 680 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित करें कि ए को बी का 2/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी का 1/4 मिलता है, सी का हिस्सा क्या होगा? देखो ए को बी का 2/3 मिलता है, यानी कि ए की वैल्यू 2 होगी और बी की वैल्यू 3। ठीक है, ए बी सी 2 3। इसी तरीके से हम इसमें देखें तो बी की वैल्यू 1 होगी, सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। इसको निकालें हम 2 3 और ये बनेगा 12। इनको ऐड करें तो ये बनेगा 15 और 2 17। 17 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 680। तो ये आएगी 40 गुना और हमसे पूछे सी का हिस्सा तो वो भी 40 गुना 480। तो मेंटली ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये चीज़ मेंटली की जा सकती है। हम बस इतना सा लिखते हैं 17 यानी कि 40 गुना, डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। कैलकुलेशन जल्दी करने का कोई तरीका नहीं होता है, तरीका होता है कि आप मेंटली कितना करते हैं।
जितना ज़्यादा बंदा मेंटली कैलकुलेशन करता है, सोचने समझने की क्षमता जिसकी इतनी अधिक होती है, उसी के समय बचता है। वरना गधों की तरह अगर हम हर चीज़ को लिखें और फिर सॉल्यूशन का आंसर निकालें, क्वेश्चन का आंसर निकालें, तो उसमें समय ही बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। आपको कितना ही आता हो, अगर एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाते हैं, आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो फिर आना या नहीं आना उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, नॉलेज वही है जो काम आए टाइम पर। तो हमें नॉलेज के साथ साथ अपनी स्पीड भी अच्छी रखनी है, तभी जाकर हमारा कुछ हो पाएगा। अगला सवाल, यदि एक संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में स्वयं का 4/3 बढ़ोतरी होती है। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या है? तो कुछ सवाल को ध्यान से देखो। दूसरी लाइन बोला है दूसरी संख्या में स्वयं का 4/3 बढ़ोतरी होती है, यानी कि बड़ी कितनी वो 1/3। ठीक है, तो जैसा दिया गया है, पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी कि पहली संख्या का 50% यानी कि 1/2 दूसरी संख्या के में जोड़ा जाता है, तो वो संख्या खुद की 1/3 4/3 हो जाती है। यानी दूसरी संख्या अगर y माने तो ये कितनी बढ़ जाती है, 1/3 बढ़ जाती है। ठीक है, 3 पे 1 बढ़ेगी तभी तो खुद की 4/3 हो जाएगी। ये सवाल की लैंग्वेज है, 2 बार सवाल को अच्छे से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से x/y की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। क्लियर। अगला सवाल है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:5 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है तो ए और बी के व्यय का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ए बी इनकी मासिक आय का अनुपात क्या देखा है, 3:5। उनकी बचत का अनुपात क्या देखा है हमें, 2:3। यदि बी की आय, ये इनकम और ये सेविंग, बी की आय ए की बचत का 3 गुना है, बी की जो आय है 2, 5, ए की बचत का 3 गुना है। ठीक है, पहले इनको इक्वल करते हैं हम। देखो, इक्वल करने के लिए पहले इसमें 2 से इंटू करेंगे, इसमें 5 से इंटू करेंगे पूरे रेशो में। फिर दे रखा है ये 3 गुना है, इसमें 3 से इंटू और करेंगे, यानी टोटल हमें 6 से इंटू इसमें पूरे में करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 18 और ये बनेगा 30। इसमें हम 5 से इंटू करेंगे, ये बनेगा 10 और ये 15। और जब इसको घटाएंगे तो ये बनेगा 8:15। जैसा सवाल ने बोला है हमने बिल्कुल वैसे ही किया है। सवाल जिसको पढ़ना आ गया, समझ में आ गया, वो सवाल कर लेगा। नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, ए बी सी और डी 4 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए बी की 3/4 गुनी है और सी डी की 4/5 गुनी है, सी डी की 3/8 गुनी है। यदि ए के 4 गुना और डी के 7 गुना का औसत 316 है तो इन सभी 4 संख्याओं ए बी सी डी का औसत ज्ञात करें। देखो, ए बी और सी, ठीक है, ए बी का 3/4 यानी कि ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4, ये 3 और ये 4। अगली लाइन में सी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 5। देखो, सी की वैल्यू कॉमन आ रही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सी की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, अगला है डी। ये दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है हमें 3 और डी की वैल्यू आएगी 8। तो ये निकाला हम, ये बनेगा 9
12, 15, 40, इनकी रेशनल वैल्यू आ गई। देखो अब दे रखा है ए का 4 गुना, यानी कि 9 इंटू 4, प्लस डी का 7 गुना, डी क्या है 40, इसका 7 गुना, इनका औसत ये दे रखा है 316। ठीक है, देखो इसके साथ कोई ना कोई इंटीजर होगा, एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। तो ये बनेगा 9 चौक 36 और 7 चौक 28, तो ये बनेगा 316। तो ये इससे पूरा कट जाएगा और x की वैल्यू आएगी 2, ये 2 का इधर इंटू होगा तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। हमसे पूछा है इन सभी 4 संख्या ए बी सी डी का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं हम, तो इनका ऐड बनेगा 50, 55, 65, 2, 60 और 9, 76। ठीक है, 76, x की वैल्यू आएगी 2 और ये संख्या कितनी है 4, यानी कि 38 आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे सवाल है जो पिछला सवाल किया, इसमें टाइम खराब नहीं करते हैं, अगला सवाल करते हैं। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। फिर रेनू बचे हुए पिज्जे का 4/7 भाग खाती है। अभी भी पिज्जे का कितना भाग शेष है? देखो हमें 3/8 भी करना पड़ेगा, 3/10 भी करना पड़ेगा और 4/7 भी करना पड़ेगा। तो मैं वैल्यू जो ऐसे मान लेता हूँ ये तो इन तीनों से कट जाए। ठीक है ना, 7, 10 और 8 इनका रेशो आएगा 560। ठीक है, हमें रिमेनिंग पर फोकस करना है, शेष भाग कितना बचा है हमें ये निकालना है। तो 560 में से राजू ने खाया 3/8 हिस्सा, तो बचा कितना 5/8। फिर एडम ने खाया 3/10 भाग, तो बचा कितना 7/10 भाग। फिर रेनू ने बचे हुए पिज्जे का 4/7 खाया, तो बचा कितना 3/7 हिस्सा। इससे ये पूरा कट जाएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये 21 और 5, ये बनेगा 105 बचा आउट ऑफ 560। ठीक है, इसको फिर से काट लेते हैं, 21 से कट जाएगा ये, 5 से सिंपलीफाई करते हैं इसको, 5, 21 और ये बनेगा 112। एक बार और काटते हैं इसको, ये बनेगा 3, ये बनेगा 16। ठीक है, ऑप्शन सी से आएगा, यहाँ 7 से काटेंगे इसको। देखो इससे 2 सवाल करवा दिए मैंने पहले, ये आप खुद से ट्राई करना सवाल करने की। अगला सवाल है कि स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जंबो। इनके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7:17:16 और चिप्स के लिए 6:15:14 के अनुपात में है। यदि स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों के समान है तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है? सवाल की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन सवाल की कैलकुलेशन बहुत ही छोटी है। कैसे? कि इनके शेयरों में बड़े सुपर पॉपकॉर्न के लिए एक का रेशियो ये दे रखा है, पॉपकॉर्न के लिए क्या दे रखा है रेशियो, देखो बड़े, लार्ज, सुपर और जंबो। पॉपकॉर्न में इनका रेशियो दे रखा है 7:17:16। ठीक है, और चिप्स में क्या दे रखा है 6:15:14। पहले इनको इक्वल करते हैं टोटल वैल्यू देखकर, ये बनेगी इसकी टोटल वैल्यू 16 और 17, 33 और 7 40, ये बनेगी 29 और
6 35, ठीक है। यानी कि इसमें हम इंटू करेंगे 7 से और इसमें करेंगे 8 से, तो ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो 7 से इसमें इंटू करेंगे 49। देखो हमें निकालना है फाइनली जंबो चिप्स के पैकेटों की संख्या का अनुपात, ठीक है। ये पैकेटों की संख्या की रेशियो था, तो हमें जंबो का निकालना है, केवल बाकी का नहीं निकालना है, तो हम नहीं निकालेंगे। तो ये आएगा 16 × 7 रेशियो 14 × 8, ठीक है, यानी कि 1:1। सारी वैल्यू निकालकर कोई मतलब नहीं है, हमें जो पूछा है उतना ही निकालेंगे। कैलकुलेशन जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही कैलकुलेशन करनी है। देखो सवाल को करने का तरीका होता है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें, जैसे ही हम सवाल पूरा पढ़कर खत्म करते हैं उसका पूरा सोल्यूशन एक बार मेंटली हमारा हो जाना चाहिए कि सवाल को हमें कैसे करना है और फाइनली हमें आंसर कैसे लाना है। फिर अगर ऑप्शन अगर इंटीजर में है, मतलब संख्यात्मक रूप में है, हमें इकाई का अंक, जीरो की संख्या, यूनिट डिजिट देखकर अगर ऑप्शन एलिमिनेट हम कर सकते हैं तो वो चेक करना है। फिर अगर कैलकुलेशन में हम फंसते हैं तो एंड में हमें देखना है कि कहीं कोई प्राइम नंबर से इंटू तो नहीं कर रखा है। ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम पूरी कैलकुलेशन से बच सकते हैं या फिर जल्दी से जल्दी ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अगर 25 नंबर का हमारा वेटेज है एग्जाम में मैथ्स का, तो ज़्यादा 8 से 10 क्वेश्चन इस तरीके से हो जाते हैं जिनमें कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ती है, और ये 8 से 10 क्वेश्चन ही हमारा टाइम कवर करते हैं। तो 25 क्वेश्चन हम 15 से 17 मिनट के अंदर अंदर सोल्व कर लेते हैं। अदरवाइज हमें इनमें 30 से 35 मिनट भी हमारे चले जाते हैं, और इतना टाइम अब होता नहीं है एग्जाम में। एसएससी जीडी में 90 मिनट देती थी, इस साल उसके पैटर्न में भी चेंजेस हुआ है, अब केवल 60 मिनट मिलेंगे, और क्वेश्चन भले ही 100 से 80 कर दिए हैं, लेकिन टाइम 30 मिनट कम किया है, जबकि क्वेश्चन उन्होंने 20 ही कम किए हैं। यानी कि एग्जाम चाहती है कि हम कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करें लेकिन थोड़ा जल्दी करें, तो नौकरी उसी की लगेगी जो सही भी करेगा और जल्दी भी करेगा। अगर आता आपको सब कुछ है लेकिन आपकी स्पीड नहीं है तो भी आप रह जाएंगे, और आना तो ज़रूरी है ही। तो अपने तरीकों को डेवलप करें, अपनी मेंटल कैलकुलेशन पर काम करें, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। जिसने परसेंटेज पढ़ा है, मैंने प्रैक्टिस के लिए लिंक, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ डाल दी है ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में, और जो डेली पढ़ा रहा हूँ मैं उसके भी पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चंस उस पर अवेलेबल हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।